These my dollars make it hurt. हेलो लवली पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर पीपल डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेस। मेरा नाम है पलक राजपूत, आप सबकी कॉमर्स वाली दीदी। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से पढ़ ले 11th कॉमर्स में। फाइनली आज हमारे चैप्टर का लास्ट डे है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस का, क्योंकि आज का हॉट टॉपिक ही वही होने वाला है कि फाइनली पार्ट 3 में हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं एंड कंप्लीट कर लेंगे हम इसको आज। ठीक है, मैंने पार्ट 2 मैंने स्लाइड चेंज नहीं करी है, मैं थोड़ा सलसा गई थी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी अभी, पर ठीक है आप लोग काम चलाना, पार्ट 2 पार्ट 3 कर लेंगे अपन जैसा भी है। तो पार्ट 3 है आज इस चैप्टर को कंप्लीट हम ख़त्म करने वाले हैं। तो आज फाइनली हम हमारे चैप्टर को कहने वाले हैं टाटा, सी यू एट द टाइम ऑफ रिविजन। तो हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक बटन को भी दबा दें एंड बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट कभी भी मिस नहीं होगी। उसी के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी एक टेलीग्राम चैनल की लिंक, जिसको आपको याद से फॉलो कर लेना है। ठीक है माय लवली पीपल, आप लोगों को याद से फॉलो कर लेना है। एंड फिर बचता है आप लोगों के पास में एक ही काम, वो है कि आपको हमको फॉलो करना है इंस्टाग्राम चैनल पर भी @parle.in। तो उसमें क्या रहेगा, बहुत से काम अच्छे हो जाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलो फिर शुरू कर देते हैं आज की सभा को भी। हम पढ़ने वाले हैं, हमने लास्ट टाइम जो देखा, हमने देखा कि सबसे पहले वीडियो में हमने देखा कि पार्ट 1 में कि हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्या थी, कैसे डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं, कैसे लगती हैं और कैसे काम करती हैं। आज हम लोग फिर हमने देखा पार्ट 2, फिर हमने देखा, थोड़ी तबीयत ठीक हो गई तो एनर्जी फ्लो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, फिर हमने देखा पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा कि क्या है बिजनेस के, क्या चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होता है, कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, कॉमर्स, ट्रेड, ये वो, प्रॉफिट और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हमने। कितने होते हैं एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब और सोशल, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एंड सो मच। तो वो सब देखा। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन मैं एंड में उन सबको कंक्लूड करूँगी। पहले हम बिना टाइम वेस्ट करे आज हमारा जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है एंड फिर बहुत बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आज किसी भी हालत में हमको इसको ख़त्म खलास एकदम फिनिश करना है। ठीक है, तो हमने सब पढ़ लिया था। लास्ट शायद था मेरे ख्याल से इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमने कि एक व्यक्ति को जो काम करने वाला है उसको क्या क्या चाहिए, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं बिजनेस से, वो हमने देखा था। पर आज हम लोग देखने वाले हैं रोल ऑफ, हाँ गाइस पर्दा पीछे का हिल रहा है क्योंकि मौसम बड़ा ही सुहाना सुहाना सा हो रहा है, तो इग्नोर द पर्दा, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। ठीक है, तो आज होने वाला है हमारा प्रॉफिट के बारे में बातचीत हम करने वाले हैं। तो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है कि रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। अब अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो भाई क्या होगा, उसका क्या प्ले करता है, क्या कर्तव्य क्या है प्रॉफिट होने का, क्या किरदार क्या निभा रहा है ये प्रॉफिट हमारे बिजनेस में। तो गाइज हमारा जो प्रॉफिट है ना, वो बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे बिजनेस के लिए। बस एक चीज़ याद रखो कि बिजनेस आपके लिए एक मूवी है और उसमें आपको पढ़ने हैं अलग अलग कैरेक्टर्स। ठीक है, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो है आप लोगों के लिए, अपना अपना फेवरेट कैरेक्टर तो सभी का होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पिक्चर पूरी अधूरी है। ठीक है, आप पिक्चर को शूट भी नहीं कर पाओगे, आप पिक्चर को रिलीज भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे विदाउट दिस। तो आज का है हमारे पास में प्रॉफिट। ठीक है, हाँ, तो प्रॉफिट के लिए आपको देखना है कि प्रॉफिट ज़रूरी क्यों है बिजनेस के लिए। हमने बिजनेस पढ़ लिया, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कितने टाइप से कर सकते हैं, कैसे होता है, ये सब देख लिया हमने। ठीक है, तो अब बिजनेस में हमने एक बात पढ़ी थी कि हमको अगर बिजनेस को देखना है, किसी बिजनेस को देखना है, तो वो कैसे देखा जाएगा, उसके सर्वाइवल, प्रॉफिट सर्वाइवल के लिए भी चाहिए, ग्रोथ के लिए भी चाहिए, हमको इसलिए चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर सर्वाइवल। अब होता क्या है, जैसे हम खूबसूरत इंसान हैं, हम छोटे छोटे भगवान के बनाए हुए नन्हे नन्हे किरदार हैं इस ज़िंदगी भरी मूवी में। तो हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए जैसे ज़रूरत होती है पानी की, खाने की, एक अच्छी लाइफस्टाइल की, तो ऐसे ही हमारे सुंदर से बिजनेस को भी ज़िंदा रहने के लिए लगता है प्रॉफिट।
प्रॉफिट इज द फूड एंड लाइफ लाइन, ब्लड, हार्ट, जो बोलना चाहो वो होता है हमारे बिजनेस का, ठीक है। प्रॉफिट के बिना आपका बिजनेस बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिल्कुल जिंदा नहीं रह पाएगा। हम बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे क्योंकि आप और मैं सेम जनरेशन पे हैं। हम बिजनेस को अगर इंग्लिश लैंग्वेज में देखें या उसकी टेक्निकल वर्ड्स को देखें, टेक्निकल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको मिलेगा मेरे नोट्स में कि आपको क्या लिखना है, वो हाईलाइट मिल जाएगा आपको लाइंस पता चल जाएंगे आपको लिखना क्या है। लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में समझने के लिए हम अपनी टोन को इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कि अगर जिंदा रहना है तो खाना खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हेल्दी फूड खाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट जो है ना वो हमारे बिजनेस के लिए हेल्दी फूड है, जिससे बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस सरवाइव करेगा, उसको एनर्जी मिलेगी, ठीक है, उसको स्टेमिना मिलेगा कि वो स्ट्रेंथ मिलेगी उसको कॉम्पिटिटिव मार्केट को फेस करने की। जैसे हम लोगों को स्ट्रेंथ मिलती है ना, हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, हमारी बॉडी सिस्टम स्ट्रांग होता है, किसी भी चीज़ से लड़ने की, बकवास करने को बोल दो हम लोगों को, हम 2 घंटे चुप नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही, पर ये बकवास नहीं करने वाला है, ये करने वाला है हमारे बिजनेस की ग्रोथ, उसको जिंदा रखने वाला है। तो प्रॉफिट ज़रूरी होता है। सर्वाइवल में तो आपको यही देखना है कि बिना प्रॉफिट के तो आपका बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको अगर कुछ भी एक्टिविटी को फॉर्म करना है, आपको कुछ भी चाहिए तो आपके पास में पैसा होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि आप अपने एक्सपेंसेस को अपनी इनकम से ज़्यादा कर देंगे। तो प्रॉफिट तभी हो सकता है जब आपके एक्सपेंसेस आपके कंट्रोल में हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, एक्सपेंस करना ही नहीं, बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट। आपको एक्सपेंसेस दिमाग से करने हैं, मतलब कि कॉस्ट कंट्रोल जो हमने पढ़ा है ना वो यहाँ काम आता है। फिर दूसरा पॉइंट है एक्सपांशन एंड ग्रोथ। अब अगर पैसा नहीं होगा तो मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊंगी कैसे उसकी नई ब्रांचेस को ओपन करूंगी। अब अगर पैसा नहीं होगा मेरे पास में तो मैं कैसे अपने बाकी चीज़ों को देखूंगी या प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ाऊंगी। पहले क्या होता है कि हम एक छोटी चीज़ से चालू करते हैं, स्मॉल बिजनेस को चालू करते हैं हम एक एक्टिविटी के लिए, कि हम सोच लो हम हम फूड फैक्ट्री हैं। फिर क्या होगा कि हम डाइवर्सिफाई करने के लिए हमें चाहिए रहेगा पैसा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, एक प्रोडक्ट के साथ में आप और 2-4 आइटम को भी प्रोडक्शन में ले रहे हो, उसको कहते हैं डाइवर्सिफाई कर देना या डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए मुझे आई नीड मनी, अपना सपना मनी लगेगा, अपना सपना मनी लगेगा। तो उस चीज़ के लिए मुझे चाहिए बहुत पैसा, तभी मैं प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर पाऊंगी। क्योंकि जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना रहेगा या नया प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना रहेगा, उसका रॉ मटेरियल है, उसके मशीन्स है, उसके लिए मुझे लेबर चाहिए, तो उनको मुझे सब लाने के लिए पैसा लगेगा। पर हाँ ठीक है, तो आप लोग याद रखो कि एक्सपांशन और ग्रोथ के लिए आपको चाहिए प्रॉफिट। और क्यों चाहिए ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर एक्सपांड करना है आपको, आपके बिजनेस को, आपने छोटा सा बिजनेस खोला था उसको आपको बढ़ाना है, एक लेवल बढ़ाना है, एक अपग्रेड करना है, तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ग्रोथ करनी। ग्रोथ कैसे होगी? नेट सेल्स देख के ग्रोथ होती है, प्रोडक्शन देख के, ब्रांचेस देख के। तो ये सब देखकर ग्रोथ होने के लिए आपको करना पड़ेगा आपके बिजनेस को बड़ा, और बड़ा करने के लिए चाहिए आपको पैसे। डाइवर्सिफाई करने के लिए चाहिए आपको पैसे। डाइवर्सिफिकेशन से क्या रहता है ना कि पता चल जाता है कि एक ही व्यक्ति अलग अलग चीज़ों में डील कर रहा है। जैसे हमारे एक्सपांशन एंड ग्रोथ तो हो गई हमारे बिजनेस की, अगर हम प्रॉफिट कमाते हैं। फिर आता है हमारा खूबसूरत सा सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी देखने के लिए कौन लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे हमारी पढ़ाई की एफिशिएंसी को देखने के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं कि अगर हम ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो हमें मार्क्स भी शानदार आएंगे। अगर हम स्टडीज़ को मैनेज करेंगे, हमारे टाइम, हमारे फ्रेंड्स, हमारे एंटरटेनमेंट टाइम के साथ में, तो हम देखे जाएंगे व्यवस्थित तरीके से। अगर हम डिसिप्लिन हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो वो कहलाता है मैनेजमेंट पे। अब एफिशिएंसी देखने के लिए पूरी जो टीम रिस्पॉन्सिबल है वो है मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट वाले लोग सही डिसीजन लेंगे, बिजनेस को सही तरीके से चलाएंगे, तो बिजनेस कहलाया जाएगा कि बहुत एफिशिएंट है, ठीक है। और जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा मैनेजमेंट टीम को एप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि मैनेजमेंट टीम जो फैसले लेती है उसी के ऊपर बिजनेस डिपेंड करेगा।
ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अगर आपका प्रॉफिट अच्छा आ रहा है मतलब आपकी मैनेजमेंट टीम बहुत शानदार काम कर रही है, मतलब एकदम। जस्ट टेक एग्जांपल कि अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि यस यू आर डूइंग ग्रेट टाइम मैनेजमेंट वाली प्रोसेस। आप बहुत मस्त प्रोसेस कर रहे हो, मस्त प्रैक्टिस कर रहे हो टाइम मैनेजमेंट की, कि आपका टाइम बहुत शानदार मैनेज कर रहे हो जिससे आपको इतना अच्छा मार्क्स आ रहे हैं। मार्क्स मतलब प्रॉफिट, ठीक है। तो ऐसे ही मैनेजमेंट टीम अगर अच्छे डिसीजन लेगी तो प्रॉफिट अच्छा होगा। तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, जितना कम प्रॉफिट होगा उतनी कम एफिशिएंसी बिजनेस की देखी जाएगी। अब होता है रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। तो रिस्क को हम आगे देखेंगे कि रिस्क क्या होती है, लेकिन बिजनेस कोई भी चीज़ मेरी प्यारी जनतागण, कोई भी चीज़ ज़िंदगी में रिस्क के बिना तो होती नहीं है। कहते हैं ना, रिस्क लेना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये एक तरीके की उम्मीद भी है, रिस्क नहीं लोगे तो ग्रो ही नहीं कर पाओगे। हर चीज़ में रिस्क है कि आज हम गाड़ी चला रहे हैं तो रिस्क पे ही चला लें, पता नहीं कल अगले पल में कौन दीवाना आशिक आएगा और कुछ तो भी बकवास करते हुए आएगा, टुन्न होके आ जाएंगे या कुछ भी कर रहे होंगे तो ठोक नहीं जाए सामने से। तो हम रिस्क पे ही हैं, हम हर जगह रिस्क पे होते हैं। तो बिजनेस में भी आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ आपको रिस्क को बियर करना है, हर एक स्टेप पे आपको रिस्क को बियर करना है। तो जब आप रिस्क लेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। वो रिस्क भी सही तरीके से होनी चाहिए। आप पढ़ोगे अभी रिस्क कैसे होती हैं, कितने तरीके की होती हैं और क्या होता है रिस्क में, तो वो सब आप आगे पढ़ोगे। लेकिन अगर जिस व्यक्ति ने रिस्क ली है तो डैम श्योर कि उसको होने वाला है मस्त सुंदर तरीके से प्रॉफिट। ऐसा नहीं है कि हर बार रिस्क लेने से प्रॉफिट ही हो, कई बार रिस्क लेने पे लॉस भी सफ़र करना पड़ता है। बट हाँ, अगर रिस्क नहीं लोगे तो बिजनेस बाश्योरिटी से ग्रो नहीं करेगा, बिल्कुल एकदम 100% श्योर से बोल सकते हैं कि बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होना अनिवार्य है, ठीक है। फिर है हेल्प्स टू गेन गुडविल। अब हमने देखा है ना, हम जाते हैं क्या उस जगह पर जहाँ हमारी अच्छी नहीं बनती हो, जहाँ हमको पता है कि कुछ अच्छा काम नहीं होता, हम जाते हैं क्या उस दुकान पे। आप कहीं गए, कुछ काम करवाने गए कि आप हमारे फ़ोन को देख लीजिए, या हमारा कहीं भी शॉपिंग भी करने जाते हो आप, तो जहाँ आपको सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं मिलता, ट्रीटमेंट नहीं मिलता, आप वापस जाते हो क्या। तो वैसे ही ये सारी चीज़ें भी हैं, बिजनेस भी, कि अगर जिस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता है लोग उसको देखते भी नहीं है, ठीक है। उनके शेयर्स की तो वैसे ही धज्जियाँ ही उड़ जाती हैं मार्केट के अंदर, बिल्कुल रेपुटेशन ही नहीं होती है उनकी, एकदम बिल्कुल बच्चे ऐसे हो जाते हैं, बेचारे ऐसे हो जाते हैं वो लोग कि हमारी इज्जत का फालूदा हो जाता है पूरी तरीके से, जहाँ प्रॉफिट नहीं होता हो। लेकिन जहाँ प्रॉफिट होता है तो लोग सब वाहवाही करते हैं, वो अवार्ड्स मिलते हैं और एप्रिसिएशन मिलता है जनता से, पब्लिक हर बार बोलती है कि यहीं पे लो। तो वो प्रॉफिट भी कैसे होता है, प्रॉफिट ये सारी चीज़ें आपको करने में हेल्प करता है कि आपकी मार्केट में गुडविल बढ़ती है। गुडविल मतलब अभी के लिए इज्जत, थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे कि गुडविल है क्या, पर गुडविल अभी के लिए इज्जत। मार्केट में अगर आपको रेपुटेशन कमानी है तो मेक श्योर कि आपकी कंपनी धन धना धन धन धना धन धन बहुत मस्त प्रॉफिट एंजॉय कर रही हो। क्योंकि जिस कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होता है, जिस कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होता है उसके शेयर की जो वैल्यू होती है, जो शेयर हम पढ़ेंगे अभी आगे, तो शेयर जो होते हैं एक तरीके से जब हम देखते हैं ना स्टॉक मार्केट में हमको शेयर खरीदने को मिलता है, तो उस शेयर की वैल्यू बहुत बड़ी हुई होती है, ठीक है, वो इंक्रीज ही होती चली जाती है। तो ये सब किससे होता है, जब आपकी कंपनी प्रॉफिट में हो, ठीक है, लॉस में नहीं हो। हमें प्रॉफिट करना है, लॉस नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कॉमर्स एक्टिविटीज़, ठीक है, कि मतलब टाइप्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन में आ जाता है। तो पहला है इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स। तो कॉमर्स ज़्यादा पढ़ेंगे हम, पहले पढ़ने वाले हम इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री नाम तो सुना है कि अरे अच्छा यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ से यहाँ तक इंडस्ट्रीज़ हैं। आप लोग जहाँ भी हैं आप लोगों ने देखा इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, वो एरिया कैसा होता है, मस्त एकदम खुला हुआ, यहाँ अलग ही लगता है, वो इंडस्ट्रीज एरिया ही लगता है पूरा सुनसान और अजीबो गरीब सी चीज़ें होती रहती हैं। पर ठीक है, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्री का मतलब। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इंडस्ट्री का मतलब होता है रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा क्योंकि बहुत बेसिक लैंग्वेज है। इंडस्ट्री का मतलब कि कोई कच्चे सामान को, रॉ मटेरियल मतलब अभी वो कच्चा है,
उसको किसी यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज कर दे, उसका नाम है इंडस्ट्री। जहाँ पे आप प्रोडक्शन की प्रोसेस से आप प्रोसेसिंग करके उसको किसी यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज कर दो। मतलब कि एक जो सिंपल कपड़ा है उसको आपने टी शर्ट में, उसको आपने टॉप में, उसको आपने लोअर में, आपने जीन्स में कन्वर्ट कर दिया। अब कपड़ा लपेट के तो घूमेंगे नहीं ना मार्केट में, जीन्स टी शर्ट टॉप और क्या होता है, हाँ यही पहन के घूमना पड़ेगा ना। तो उस कपड़े को जब वो इंडस्ट्री वाले वो कच्चे कपड़े को, हम कपड़े को कच्चा समझ लेते हैं अभी, वो जो हमारा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो रोल कपड़े जो होते हैं, वो रोल को चेंज करके वो किसी टी शर्ट में, किसी टॉप में, जीन्स में, लोअर में, और भी जो भी हैं साइकिल शॉर्ट्स में, इनमें चेंज कर दें तो वो हमारे लिए यूज़फुल है। अब वो रोल कपड़ा तो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है ना, हम उसको लपेट के तो घूम नहीं सकते मार्केट में, हम तो टी शर्ट जीन्स या यही सब पहन के घूम सकते हैं। तो ये होती है हमारी इंडस्ट्री वाले लोग, जो हमारे लिए कच्चे सामान को यूज़फुल बनाने में हमारी मदद करते हैं। अब इंडस्ट्रीज़ जो है वो 3 तरीके की ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई की जाती हैं। पहली है प्राइमरी, दूसरी है सेकेंडरी और तीसरी है टर्शरी। वाओ, क्या बात बताई है मैंने फिर से आप लोगों को। तो चलो प्राइमरी पढ़ते हैं बिना किसी देर के, क्योंकि आज समअप करना है भाइयों और बहनों। प्राइमरी इंडस्ट्रीज जस्ट लाइक अवर प्राइमरी क्लासेस। कैसा होता है कि हमें ABCD सिखाई जाती है, वहाँ पे हम मस्त A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C से बहुत कुछ, पर C फॉर कैट हम सीखते हैं। तो यहाँ पर है प्राइमरी इंडस्ट्री में कि इट इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पेसिस। अब यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करती है, कच्चा सामान इकट्ठा करने की प्रोसेस करती है। मतलब बेसिक फाउंडेशन जो है ना, कि ABCD वाले अक्षरों को इकट्ठा करती है वो, फिर बाद में जाके वो अल्फ़ाबेट से स्पेलिंग बनाने वाली जो काम है वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ करती हैं। पर प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट क्या होता है कि वो हमारे लिए रॉ मटेरियल को इकट्ठा करती है और रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज, मतलब वो कैटल रियरिंग ब्रीडिंग जो होता है ना, गाय भैंस और शीप और गोट और मुर्गियाँ, इनको पालने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आती हैं हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे फिशिंग हो गया कि आप किसी पोर्ट में चले गए, आप सी में चले गए, आप कहीं भी जाके ओशन में जाके आप वहाँ से मछलियाँ लेके आते हो, तो मछलियाँ हमारे लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा। फिर मछलियों को प्रोसेस करके हम उससे फ़िश ऑयल बनाएंगे, हम उसको हम उसको मार्केट में बेचेंगे तो मस्त लोग फ़िश करी खाएंगे। या फिर फिश से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, मेडिसिन में काम आती है फिश, उससे बोन मजबूत होती है। तो वो फिर आगे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ का काम है। लेकिन फर्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करती है, मछलियों को इकट्ठा करके देती है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को। तो जो काम मछली इकट्ठे करने वाला होता है ना, वो प्राइमरी इंडस्ट्री करती है। जो रॉ मटेरियल है हमारे लिए, फिश रॉ मटेरियल हो गई, हमारे लिए शुगर बनने के लिए आपको चाहिए शुगर कैन, मतलब गन्ना, गन्ने को और क्या बोलते हैं, हाँ गन्ना ही बोलते हैं हम लोग, तो गन्ना ही बोलते हैं, शुगर कैन। पर शुगर या गुड़ बनाने के लिए हमें चाहिए होता है शुगर कैन। तो शुगर कैन की फार्मिंग होती है, बहुत खेती होती है, बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है उसका। तो ये सारे काम जो होते हैं ना, ये अपनी प्राइमरी इंडस्ट्रीज करती हैं, समझे गाइज। अब ये इंडस्ट्रीज भी ना 2 कैटेगरीज में बांटी गई हैं, 2 कैटेगरीज में इनको अलग अलग किया गया है, जिससे आप लोगों के लिए ईज हो जाए। पहली होती है एक्सट्रैक्टिव और दूसरी होती है जेनेटिक। अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, ऐसी बता देती हूँ, सॉरी। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होती है, जहाँ पे एक्सट्रैक्शन होता है। एक्सट्रैक्शन कैसे कि आप किसी चीज़ को निकाल रहे हो, जैसे मछलियों को आप तालाब से, मछलियों को आप समुद्र से, मछलियों को आप नदी से निकाल के लेकर आ रहे हो, आप किसी चीज़ का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, आप तेल को निकाल रहे हो, आप समुद्र से नमक को निकाला जाता है, वो एक्सट्रैक्शन में आ जाता है। जेनेटिक इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो एनिमल की रियरिंग और ब्रीडिंग में इंगेज होती हैं। ये जनरली जो दूध डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए या फार्म प्रोडक्ट्स हो गए, उस टाइप में ये काम आती है। पिसिकल्चर हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर ये जेनेटिक इंडस्ट्री काम आती है। एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री वो जो कि एक्सट्रैक्शन में बिजी हो, रॉ मटेरियल के एक्सट्रैक्शन में, कि हो गया हमारे लिए मछलियाँ लेके आ जाना, शुगर कैन लेके आ जाना, ऑयल को प्रोसेस करवाना, नमक को निकलवाना, ये हमारे लिए एक्सट्रैक्शन हो गया। जेनेटिक इंडस्ट्रीज जहाँ पे हमारी गाय बकरियों को, मुर्गियों को पाला जाता है, जिससे हमें डेयरी या फार्म प्रोडक्ट्स मिलते हैं।
फिर आती है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। अब हमने ABCD तो पढ़ लिया, ठीक है, प्राइमरी स्टेज हमारी क्रॉस हो गई जहाँ पे हमने अपने बेस को दे दिया है। अब हम उससे बनाना सीखेंगे स्पेलिंग्स, कि A फॉर एप्पल होता है तो एप्पल की स्पेलिंग कैसे बनती है। तो एप्पल बनने के लिए क्या लगता है यहाँ पे, प्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज ने एक्सट्रैक्शन करके दिया है, जो जेनेटिक इंडस्ट्री से इनको प्रोडक्ट्स मिले, उसको ये लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब एक कंप्लीट जिसको आप इस्तेमाल कर सको। आप मछली को ऐसे तो इस्तेमाल कर नहीं सकते ना कि उसको निचोड़ा और तेल निकल जाएगा, बहुत मेहनत लगती है गाइस, बहुत कुछ लगता है उसमें। तो वो तेल निकालने की प्रोसेस है, वो मेडिसिन बनाने की जो प्रोसेस है वो करती है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज भी जो है वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी होती है कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे टाइप से वो अपन पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन वही होती हैं जो आपके घर बनाने में, मकान बनाने में, ऑफिस बनाने में जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है उसमें, सिर्फ आपको लाइन लिख कर आनी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आखिर होती क्या है। तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है, ये लिखना है। और उसमें ये लिखना है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जो है वो कंस्ट्रक्शन के काम में बिजी होती हैं, कि साइट बना देना और ऑफिस बनाना, घर बनाना, बिल्डिंग बनाना, जो भी है वो कंस्ट्रक्शन के काम पे आती हैं। फिर वो रोड, ब्रिज, डैम्स, जो भी हो, जो भी पार्ट कंस्ट्रक्शन का होगा वो ये वाली इंडस्ट्री देखती है। अब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती हैं वो रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश्ड गुड्स या फिर फिनिश्ड गुड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए काम करती है। ये दो तरीके के बनाती है, एक बनाती है कंज्यूमर गुड्स और दूसरे बनाती है इंडस्ट्रियल गुड्स। अब पहले पढ़ेंगे कंज्यूमर। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग इस्तेमाल कर सकें, डायरेक्टली हमारे तक आ सके, मतलब उसके बाद में उसका नो यूज़ है। अगर वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स मतलब हो गया कि फाइनल यूज़ हो जाएगा, उसके बाद में वो यूज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स में आपको लगेगा कि हो गया हमारे ब्रेड्स हो गए, हमारे क्लोथ्स हो गए, फूड हो गया, और भी कॉस्मेटिक्स हो गई, ये फाइनली हम लोग यूज़ करने वाले हैं, फाइनल कंज्यूमर यूज़ करने वाला है उस चीज़ को, तो वो हो गए कंज्यूमर गुड्स। और इंडस्ट्रियल गुड्स जो होते हैं वो जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आते हैं, जैसे मशीन बना देना, इक्विपमेंट्स बना देना और प्लांट्स बना देना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंडस्ट्रियल गुड्स में। अब इसके भी कुछ टाइप्स हैं कि ये किस तरीके की हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सबसे पहली होती है एनालिटिकल, फिर है सिंथेटिक, फिर है प्रोसेसिंग और फिर है असेंबली। तो अब है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। अब इसमें क्या होता है कि जो बेसिक रॉ मटेरियल आपको मिला है ना, उसको बहुत पार्ट्स में तोड़ा जाता है, मतलब उसको ब्रेक किया जाता है, उसको बहुत प्रोसेस किया जाता है, बहुत तोड़ा जाता है, ताकि उससे आपको फिनिश्ड गुड मिल सके। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम हमारे क्रूड ऑयल को, जो कच्चा तेल होता है, उसके वो जो रॉ मटेरियल उसको बहुत प्रोसेस करते हैं, उसको तोड़ना मतलब कि उसको प्रोसेस करना, तो उससे फिर हमें मिलते हैं फिनिश्ड गुड। जैसे कि सबसे पहले मिलता है पेट्रोलियम, फिर मिलता है डीजल, फिर मिलता है केरोसिन ऑयल, फिर मिलती है गैसोलिन। तो ये कब होता है, जब हमारे क्रूड ऑयल को हम लोग बहुत प्रोसेस करते हैं, तो वो वाला काम एनालिटिकल इंडस्ट्री करती है, जहाँ पर रॉ मटेरियल को बहुत पीसेस में तोड़ा जाता है और फिर उससे फिनिश्ड गुड निकाले जाते हैं। फिर आती है सिंथेटिक इंडस्ट्री, जहाँ पर दो किसी चीज़ को मिलकर एक प्रोडक्ट बनता है, दो रॉ मटेरियल या दो केमिकल्स को मिलकर प्रोडक्ट बनता है, वो होती है सिंथेटिक इंडस्ट्री। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी साबुन। वो चंदन वाली होती है ना, कौन सी, हल्दी और चंदन के गुण समाए संतूर, त्वचा कुछ और निखारे, ठीक है, तो संतूर। फिर होते हैं हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, उसमें बहुत से केमिकल्स, बहुत सी खुशबुएं और बहुत कुछ मिलाना पड़ता है, जब जाके इतनी खुश शानदार फ्रेग्रेंस आती है। फिर और भी हो गया हमारी साबुन हो गए, साबुन सोप एक ही होता है, वॉशिंग पाउडर हो गया, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, जितने भी गर्ल्स आइटम हैं, वो सब दो चीज़ों को मिलकर ही, कि दो कोई रॉ मटेरियल या दो केमिकल को मिलकर बनाई जाती है, वो होती है सिंथेटिक इंडस्ट्री। फिर होती है प्रोसेसिंग, जहाँ किसी चीज़ को प्रोसेस किया जा रहा हो, मतलब कि एक पार्ट प्ले हो गया, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, फिर जाकर हमको कुछ मिलने वाला है। सबसे पहला होता है स्टील मतलब आयरन, स्टील और आयरन इंडस्ट्री। अब क्या आपको बनाना हो, अगर कोई स्टील का कुछ चाहिए, आपको कुछ आयरन का चाहिए, तो जो लोहा होता है पहले उसको मेल्ट करते हैं, बहुत ठोका पीटी बहुत कुछ होता है, आप लोगों को अगर देखने को मिलेगा तो शायद कभी अभी मिलेगा। हम लोगों ने तो देखा है कि जब हमको एक बार ले गए थे इंडस्ट्री विजिट पे, तो हम लोगों ने देखा है कि आयरन को पहले बीट करते हैं, मतलब इतना ज़्यादा उसको मारते हैं, इतना पीटते हैं उसको कि वो पूरा
कंप्लीट चादर में, लोग नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं ये करने के लिए। फिर उसको हीट किया जाता है कितने ही भयंकर टेम्परेचर पे, फिर उसको ठंडा किया जाता है, फिर उसको रोल किया जाता है, तब जाके कहीं वो जो स्टील का आइटम है या जो आयरन का आइटम है वो जाके बनता है। फिर तो वो प्रोसेस होती है, सिर्फ ऐसा नहीं हो कि आप कूट दिया, पीट दिया और फिर हो गया, फिर काम हो गया, फिर ख़त्म, फिनिश, कुछ नहीं। उसके बाद भी कि उसको टेम्परेचर पे हीट करना, उसके बाद में उसको ठंडा करना, फिर उसके आइटम्स को बनाना, बहुत प्रोसेस करनी पड़ती है। जैसे कि शुगर कैन के लिए, अब शुगर कैन को आपको बनाना है शक्कर में, तो ऐसे थोड़ी ना, या फिर गुड़ में, तो ऐसे थोड़ी कि शुगर कैन को निचोड़ा तो शक्कर के दाने गिरेंगे। शुगर कैन को भी प्रोसेस करना पड़ता है, बहुत कुछ ऐसे वो मेल्ट होके और फिर पीस के, कुछ तो भी होती होगी, शुगर कैन की इंडस्ट्री में नहीं गई हूँ मैं, पर हाँ ये सुना है कि शुगर कैन को बहुत प्रोसेस करने पर आपको शक्कर मिलती है, आपको गुड़ मिलता है, ठीक है। फिर असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्री तो आप सभी लोग जानते होंगे, असेंबली पढ़ते से समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ को असेंबल करना होता है। तो ये वो इंडस्ट्री है जो छोटे छोटे पार्ट्स को कहीं और इससे कुछ मंगवा लिया, इससे कुछ मंगवा लिया और फिर जाके बनती है ये एक इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल आपकी कार कभी भी एक जगह नहीं बनती, कार का कुछ कहीं से आता है, स्टीयरिंग कहीं से आ रहे हैं, व्हील कहीं से आ रहा है, बैटरी कहीं से आ रही है, बम्पर बोनट कहीं से आ रहा है, जो उसकी पूरी बॉडी है वो कहीं से आ रही है, उसके फंक्शंस जो हैं, उसका जो सॉफ्टवेयर तो हमारे लैपटॉप का हो गया, हाँ ये भी, इनकी मदरबोर्ड जो होती हैं, ये सब अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज बनाती हैं और फिर वो जाकर एक जगह असेंबल होती हैं, तो वो इंडस्ट्री कहलाती है असेंबली इंडस्ट्री। ठीक है गाइस, समझ में आया आप लोगों को। फिर हम पढ़ने वाले हैं टर्शरी इंडस्ट्री। अब ये हमारा लास्ट पार्ट है इंडस्ट्री का। टर्शरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री ने हमें ABCD सिखा दी, हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री ने हमें स्पेलिंग बनाना सिखा दी कि कैसे होता है। अब टर्शरी इंडस्ट्री क्या होती है कि हमको मार्क्स देती है, मतलब हम उसको आगे बताते हैं। टर्शरी इंडस्ट्री में जो सामान सेकेंडरी इंडस्ट्री ने प्रोवाइड किया है उसको वो आगे तक फैलाने का काम करती, हम तक पहुंचाने का काम करती, कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का काम करती है। टर्शरी इंडस्ट्री ये सारा काम करती है, इसलिए इसको सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि एक तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना वो सेकेंडरी और प्राइमरी के लिए, कि उन्होंने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उन्होंने जो काम किया है उसको आगे तक ले जाने के लिए उनको जो व्यक्ति लगता है वो वाला काम जो है वो टर्शरी इंडस्ट्री रोल प्ले करती है। अब टर्शरी इंडस्ट्री भी एक तरीके की तो होगी नहीं, बहुत सारी होती है। सबसे पहले होती है ट्रांसपोर्ट, बेसिक इंडस्ट्री, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के बिना तो गुड्स यहाँ से वहाँ कर ही नहीं पाएंगे, इतने बड़े बड़े बल्क अमाउंट में होते हैं, तो हम बल्क मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी बड़ी मात्राओं में गुड्स होते हैं, तो उसके लिए आपको लगेगी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। फिर बैंकिंग मतलब जो आपको लोन प्रोवाइड करती है, क्रेडिट फैसिलिटी देती है। कई बार आपके पास पैसा नहीं होता है लेकिन आपको हेल्प करती है वो सामान खरीदने में, सामान को आगे पहुंचाने में, आपको वो लोन दे देती है कि ठीक है जब आए तब दे देना। फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री आपको बहुत सी रिस्क से बचा लेती है, जैसे कि आपका सामान चोरी ना हो जाए, गलती से आग लग गई, गलती से आग लग गई, चोरी हो गई या फिर डैमेज हो गया, कुछ तो भी हो गया, तो उससे इसका इंश्योरेंस होता है, तो वो सामान बचता है। वेयर हाउसिंग, अब कुछ प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कुछ प्रोडक्ट क्या मतलब कुछ सामान क्या होते हैं, इस लाइट का इफेक्ट, कुछ प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि 12 महीने हमें चाहिए होते हैं लेकिन वो सीजन वाइज आते हैं। जैसे हमको 12 महीने लगता है गेहूं चावल, पर अब ये हर महीने तो हम उगता नहीं है, इनकी पर्टिकुलर टाइम होता है कि रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, ये पढ़ा है ना हमने, रबी खरीफ और कौन से होते थे, और भी होते थे। हाँ, तो हमें जो ये सामान लगता है गेहूं चावल, जो हम बेसिक हमारी दालें हैं, इनका पर्टिकुलर सीज़न होता है कि गेहूं जो है वो अक्टूबर ठंड के टाइम पे उगाया जाता है और समर में उसको कल्टीवेट किया जाता है। तो अब 12 महीने तो उसकी खेती होती नहीं है, लेकिन जब किसान इन 4 महीने में इतना गेहूं उगा लेता है, फिर उनको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए कि 12 महीने उसका सप्लाई हम तक हो सके, उसके लिए चाहिए होते हैं बड़े बड़े बहुत आलीशान वेयर हाउस। यस गाइस, आलीशान ही, क्योंकि इनको रखने के लिए बहुत सेफ्टी और बहुत प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। गेहूं में वो घुन नहीं लगना चाहिए,
चूहे नहीं आने चाहिए, सामान खराब नहीं होना चाहिए, बारिश ठंड सबसे बचाना चाहिए। बारिश में वो फिर ऐसे होता है ना कि वो रुई लग जाते हैं गेहूं में, तो वो खराब ना हो, इसलिए आपको प्रोवाइड की जाती है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, जिससे कि 12 महीने इन सारी चीज़ों का सप्लाई होता रहे। फिर होती है एडवर्टाइजिंग, जिसके बिना तो जीवन ही अधूरा है शायद, क्योंकि आज जितना नॉलेज हमको एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री देती है उतना तो शायद ही कोई और देता हो। हमको हर चीज़ के बारे में पता चलता है एडवर्टाइजमेंट में। कोई नया प्रोडक्ट आया मार्केट में तो वो एडवर्टाइज पहले हो जाता है, तो उससे हमको पता चलता है। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री इतना बड़ा रोल प्ले करती है गाइज कि कई बार तो कुछ लोग, मेरे जैसे मासूम लोग, तो इसलिए सामान खरीद के ले आते हैं कि मेरा फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस उसको इस्तेमाल करता होगा। बहुत बहुत होता है ऐसा, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा किसी के साथ में कि अच्छा ये व्यक्ति इसका ऐड कर रहा है, मतलब ये भी यूज़ करता होगा, तो चलो मैं भी ले आता हूँ। तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का इम्पैक्ट इस खतरनाक लेवल पे है जनता के ऊपर, ठीक है। तो वो ऐसे हेल्प करती है लोगों के लिए। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। अब हम पढ़ने वाले हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि है कॉमर्स। हमने कॉमर्स को स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कॉमर्स क्या होता है, जो बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी में इंगेज हो, जो अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाने का काम कर रहा हो, वो होता है कॉमर्स। कॉमर्स को याद रखना, कॉमर्स हमारे इंडस्ट्री की बैकबोन है। अगर कॉमर्स नहीं होगा तो हमारी इंडस्ट्रीज भी नहीं होंगी, क्योंकि कॉमर्स से ही आपको ये सारी चीज़ें आगे तक मिलती हैं। आपको जो सामान मिलता है, आपको जो सेफ्टी मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स की वजह से ही मिलती है, अदरवाइज आपको वो नहीं मिल पाती। फिर आपको पढ़ने हैं फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। अब कॉमर्स के कुछ फंक्शंस होते हैं। फंक्शन कैसे कि कॉमर्स आपकी कुछ चीज़ों में मदद करता है, आपके लिए हेल्पफुल है कॉमर्स। कैसे चीज़ों में? सबसे पहला वो है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। अब क्या होता है, हमने सामान तो बना लिया, प्रोड्यूसर ने सामान बना लिया, लेकिन कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए कंज्यूमर को थोड़ी मालूम है कि इस इंडस्ट्री में जाके मुझे सामान खरीदना है या यहाँ जाके खरीदना है। कंज्यूमर तक और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में आने के लिए हमें चाहिए एक मिडिलमैन। वो मिडिलमैन कौन प्रोवाइड करता है? हमारा कॉमर्स। हमने पहले ही पढ़ा था, वो इंटरमीडियरीज वो कॉमर्स के पार्ट थे। फिर है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम है कि अगर गुड्स भले ही साउथ में बने हो और अगर हमें वो नॉर्थ इंडिया में भी चाहिए तो गुड्स आ जाएंगे बाय ट्रांसपोर्ट, बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमको गुड्स कहीं से भी मिल जाएंगे। हम भले ही इंटरनेशनल जगह से, कहीं भी फॉरेन से मंगवा रहे हो, कुछ भी मंगवा रहे हो, हमको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ने इतना ज़्यादा हेल्प करा है कि हम कहीं से भी प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं, ठीक है। फिर है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब क्या होता है टाइम वाला, वही बात कि कई बार क्या होता है कि आपको 12 महीने कोई चीज़ चाहिए होती है, लेकिन 12 महीने वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि अवेलेबल इन द सेंस कि हर 12 महीने उसका वो नहीं होता, प्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे गेहूँ चावल जो खाने की चीज़ें होती हैं वो समय समय पे अपने सीज़न वाइज आती हैं, पर उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, उनको वेयर हाउस वाली फैसिलिटी में रखा जाता है। वेयर हाउस जो है वो कॉमर्स का पार्ट हो गया कि वेयर हाउस वाली जो फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं उससे हमको 12 महीने ये सारे फूड प्रोडक्ट्स सप्लाई कर 12 महीने हमको वो चीज़ें मिल पाएँ। इसलिए हमारा जो वेयर हाउस वाला पार्ट है, जो भयंकर जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं जहाँ पर सब्जियों को रखा जाता है, फ्रूट्स को रखा जाता है, कोल्ड स्टोरेज कभी आप जाके देखना, आपके पेरेंट्स से बोलना कि चलो ऐसे विजिट पे जाने देते हैं, तो कभी अगर मौका लगे, भगवान की दया से लॉकडाउन खुलेगा तो बिल्कुल जाना, बहुत मज़ा आता है घूमने में। ऐसे मस्त आया मौसम, ठंडे ठंडे डर्मी कूल का सी फीलिंग आ जाती है वो कोल्ड स्टोरेज में घूमने के बाद में। तो ये सारी चीज़ें वहाँ प्रिजर्व करके रखी जाती है कि हमको 12 महीने इसका सप्लाई मिलता रहे। फिर आता है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। अब एक्सचेंज के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई सामान खरीदना है तो बेसिक सा क्वेश्चन करती हूँ आप लोगों से, आप क्या दोगे जिससे आपको सामान मिल जाएगा? क्या सामान एक्सचेंज करोगे? नहीं ना, बताया था बार्टर सिस्टम नहीं चलता है। अब चलता है हमारे पास में द ग्रेट मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जहां हम हमारे डियर गांधी बापू को देते हैं और एक्सचेंज में हमको जो भी चाहिए वो हम ले लेते हैं। तो मतलब सिंपल सी बात है कि अगर हमको कोई चीज़ खरीदनी तो हमको देने पड़ेंगे पैसे। पर क्या होता है कि बड़ी बड़ी बिजनेस फर्म्स में या बड़े बड़े प्रोडक्शन के टाइम पे पैसा एक भयंकर तरीके से, मतलब एक टाइम पे लमसम अमाउंट अवेलेबल नहीं होता है। तो जो हमारी बैंकिंग फैसिलिटी है हमारे कॉमर्स की, वो हमको प्रोवाइड करती है लोन, क्रेडिट फैसिलिटी के सीसी लिमिट बढ़ा देती है, वो बैंक ओवरड्राफ्ट दे देती है हमको, जिससे कि हमको प्रोडक्शन में कोई टाइम नहीं लगता है कि हम रुक गए हैं, कि हमारे पास पैसे नहीं है अभी, फिर आएंगे जब सामान खरीद लेंगे। तो वो बैंक हमारी हेल्प करती है। उसके बाद में
बैंक हमारे हमारे लिए एक और रोल प्ले करती है, वो हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हमारे बिल्स को डिस्काउंट कराती है। सब आप कॉमर्स में पढ़ने वाले हो कि क्या होता है बिल्स, क्या डिस्काउंट होता है। कलेक्शन का काम भी करती है बैंक हमारे लिए, हमको वो सेफ, हमारे लिए सेफ सेफ मतलब लॉकर फैसिलिटी भी हमको देती है वो। तो ये वाले फंक्शन भी रोल प्ले करती है हमारे लिए बैंक। आप मेरे नोट्स से पढ़ेंगे, आपको जो नोट्स दिए जाएंगे उसमें और आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो मैं यहाँ हूँ ही सही। फिर है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब क्योंकि बिजनेस तो रिस्क पे ही बना है गाइस, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहीं भी आग लग सकती है, कहीं भी चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो रिस्क को कवर करने के लिए हमने एक व्यक्ति रख रखा है जो कि है हमारा इंश्योरर। हमारी जो इंश्योरेंस का सर्विस है कॉमर्स की, उससे क्या होता है कि आपकी रिस्क पूरी कवर हो जाती है कि अगर आपका सामान चोरी भी हो गया, आग लग गई, डैमेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कुछ तोड़ फोड़ हो गई, तो आपने अगर अपने गुड्स को इंश्योर करवा के रखा है, इंश्योरेंस ले रखा है, तो आपको पूरा का पूरा क्लेम मिल जाएगा। फिर है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब जनता को नॉलेज की कमी ना हो, भरपूर उसको पता हो कि देश में क्या हो रहा है, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं। इसके लिए हमने रख रखा है हमारे एडवर्टाइजिंग वाले बंदे को, जो आपको समय समय पर आकर आपके टीवी चैनल्स पर, आपके फ़ोन पर, आपके लैपटॉप पर, आपके रेडियो पर, आज फिर तो कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे या बड़े बड़े शहरों में बड़े वो पैम्पलेट लग जाते हैं, हेमा मालिनी जी के साथ में, यामी गौतम के साथ में, फेयर एंड लवली लगाओ, ठीक है। तो वो एडवर्टाइज करने से कि हमको नॉलेज आता है कि अच्छा मार्केट में नया प्रोडक्ट ये भी आया है, ठीक है। तो ये हमारे कॉमर्स कुछ फंक्शन प्रोवाइड करता है हमको। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। अब कॉमर्स भी दो तरीके से होता है। एक तो होता है ट्रेड, ट्रेड का मतलब हो गया व्यापार करना। एक होता है एड्स टू ट्रेड, एड्स मतलब होता है कि सेफ्टी या फिर उसको स्मूथ फ्लो कराने के लिए आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हो वो। ट्रेड को आपको पढ़ना है तो आपको ट्रेड को देखना पड़ेगा। ट्रेड जो है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉमर्स का। इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पर करने वाले हो बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी। ट्रेड मतलब व्यापार गाइस, ठीक है, छोटा सा कि हमको खरीदना और कुछ बेचना है, वो हम करने वाले हैं यहाँ पे। फिर ट्रेड जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। अब ये बहुत सिंपल सी बात है कि जो ट्रेड इंटरनल विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया हो जाए या विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हो जाए, वो कहला जाएगा इंटरनल ट्रेड। शायद लिख भी रखा है मैंने, हाँ। इंटरनल ट्रेड का मतलब हो जाएगा बाइंग एंड सेलिंग विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज। आप अगर अपने ही क्षेत्र में, अपने ही देश में खरीद रहे हो कुछ ना कुछ, तो वो हो जाएगा इंटरनल ट्रेड। इसके दो तरीके हैं, दो टाइप से कर सकते हो आप। एक तो होलसेल ट्रेड होता है, रिटेल होता है। होलसेल वही मैंने बताया था, बिग बाजार, डी मार्ट, बेस्ट प्राइस, बिग बास्केट, ग्रॉसरी स्टोर्स जो भी हैं ये सारे आ गए। और रिटेल ट्रेड अपनी बिट्टू भैया की, गोलू भैया की, चिंटू भैया की, मिंकू भैया की शॉप हो गई, वो लोग आके देंगे आपको सामान, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनल ट्रेड, जो आप अपने बाउंड्रीज के अंदर ही कर रहे हो, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, सारा सामान आपको यहीं मिल जाएगा। फिर आता है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड, जो आप बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज जाकर कर रहे हो। मतलब आप इंडिया के बाहर से कोई चीज़ करने वाले हो या अपने कंट्री के बाहर से कोई चीज़ सामान लाने वाले हो, वो होता है। आप यहाँ पे तीन तरीके से करते हो। एक्सपोर्ट मतलब आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो, भेज रहे हो किसी को। हम जैसे बहुत सी जगह पर हम पानी भेजते हैं, तेल तो हम खुद खरीदते हैं, दालें भेजते हैं, हम कुछ सामान कहीं ना कहीं, ज्वेलरी हम बेचते हैं, तो ये हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट हम क्या क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं तेल, सऊदी अरब से आता है हमारे पास में, तेल आता है और पेट्रोल आता है हमारे पास में कांच आता है बाहर से, हमारे पास में फ्रेग्रेंस जो होती ना, बहुत कीमती जो फ्रेग्रेंस होती हैं परफ्यूम्स के लिए, वो आते हैं, परफ्यूम्स आते हैं हमारे पास में। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, बाहर से बुलवाते हैं। इंटरपोर्ट वो होता है कि आपके किसी फ्रेंड को हेल्प चाहिए, तो वो सामान अगर आपके पास नहीं होता है तो आप अपने किसी फ्रेंड से बुलवाकर अपने को ना लेते हुए उस फ्रेंड की हेल्प कर देते हो। तो इंटरपोर्ट का भी यही होता है कि एक किसी फ्रेंडली कंट्री को आपकी ज़रूरत है पर वो सामान आपके पास नहीं मिलता है, तो आप क्या करते हो कि आपके किसी दूसरे दोस्त से बोलते हो कि हेलो दूसरे दोस्त कंट्री, आपके पास में ये सामान है? तो वो बोलती है हाँ कंट्री मेरे पास में है। तो वो फ्रेंड कंट्री जिस
व्यक्ति को ज़रूरत है, जिस कंट्री ने आपसे पूछा था कि आपके पास है, आप डायरेक्टली वो सामान उसको भिजवा देते हो, अपने को ना लेते हो, आप अपने फ्रेंड की हेल्प करते हो, वो कहलाता है इंटरपोर्ट। ठीक है, जहाँ पर आप सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं करने वाले हो, आप किसी और की हेल्प करने वाले हो अपने फ्रेंड से। ठीक है, ये होता है इंटरपोर्ट। अब आता है एड्स टू ट्रेड गाइज, इसमें भी आपको वही पढ़ना है जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ट्रेड स्मूथ कैसे हो जाएगा। स्मूथ करने से, जैसे कि दिस हेल्प्स इन रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंसेज ऑफ ट्रेड विच अराइज इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, कि प्रोडक्शन के टाइम पे या फिर जब गुड्स को भेजा जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए प्रोडक्शन के टाइम पे या फिर जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स का, वहाँ पर कोई आपको गलती नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर आपको कोई रुकावटें नहीं आनी चाहिए। उसके लिए, उस स्मूथनेस को रखने के लिए आपको ये एड्स टू ट्रेड दिखते हैं, जो कि है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, पढ़ा चुके हैं। बार बार आपको यही पढ़ना है, बस आपको अपनी लैंग्वेज को चेंज करके वही लिखना है। बैंकिंग एंड फाइनेंस की आपको वो लोन दे देता है, आपको वो डिस्काउंट फैसिलिटी, आपको बिल्स एक्सचेंज करने के लिए बिल डिस्काउंट करवाए जाते हैं, सीसी लिमिट बढ़ा दी जाती है, ओवरड्राफ्ट मिलता है आपको कलेक्शन का काम भी बैंक करवा देती है, फाइनेंस हेल्प करती है कि लोन ले लो जितना चाहिए आपको, इंश्योरेंस जिससे आपकी रिस्क कवर हो जाती है। फिर होता है वेयर हाउसिंग, जहाँ पे आपको 12 महीने कोई चीज़ सप्लाई करनी, लेकिन वो एक शॉर्ट पीरियड में ही होती है, तो उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए, बिल्कुल सहेज के एक गुड्डन की तरह सजा कर रखने के लिए वेयर हाउस दिए जाते हैं। एडवर्टाइजिंग, जिससे नॉलेज मिलता है कि मार्केट में ये सामान भी आया है अभी हाल ही में, तो वो हमें एडवर्टाइजमेंट से पता चलता है। फिर है बिजनेस रिस्क, दिस इज द लास्ट पार्ट गाइस, फाइनली तालियां बजा लो अपने लिए कि हम खत्म करने वाले हैं इस चैप्टर को, बस थोड़ा सा और पढ़ना है, बस थोड़ा सा और, थोड़ी देर और बन सकते हो ना मेरे साथ में। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। बिजनेस रिस्क का मतलब है यहाँ पर नुकसान होने की भी और फायदे होने की भी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर जो मैथ्स वाले हैं वो तो समझ गए हैं कि प्रोबेबिलिटी या तो ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। टॉस करोगे तो लॉस भी आ सकता है, टॉस करोगे तो प्रॉफिट भी आ सकता है, वो आपके ऊपर है कि आप टॉस कितने अच्छे से करते हो। ठीक है, तो ये वही है कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट यहाँ पर हो सकते हैं, उसको कहते हैं बिजनेस रिस्क। आप चोरी आप थोड़ी करवाओगे जबरदस्ती, पर पता है बहुत से लोग करवाते भी हैं, ऐसा काम होता है कई जगहों पर कि हमको इंश्योरेंस वाला क्लेम दे दे तो जबरदस्ती आग लगा देते, जबरदस्ती चोरी करा देते, पर ऐसे काम हमको नहीं करने हैं। तो ये वो है, इसलिए वहाँ लिखा है कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उन इवेंट से अगर आपको कोई नुकसान होता है तो वो कहलाती है रिस्क, वो होती है बिजनेस रिस्क। अब कॉजेस क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर दिए हुए 4 कॉजेस। पहला है नेचुरल, दूसरा है ह्यूमन, फिर है इकोनॉमिक और फिर है फिजिकल। नेचुरल कॉजेस की फ्लड आ गई, बाढ़ आ जाएगी, अर्थक्वेक आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी, जो हमारे प्राकृतिक मूवमेंट से हो जाए, हमारी सुंदर प्रकृति की वजह से अगर कोई कॉज होता है, अगर बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, जैसे अभी आया है गुजरात और मुंबई में जो साइक्लोन आया है, उससे कितना कुछ नुकसान हो गया है, तो वो नुकसान अगर ऐसा कुछ होता है, उसमें बहुत कुछ चला जाता है, पूरी की पूरी इंडस्ट्रियाँ भी डूब के चली जाती हैं, वो होती है नेचुरल कॉजेज़। ह्यूमन कॉजेज़ कैसे होते हैं, जो लोगों के द्वारा हो जाएं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, आप लोगों के एम्प्लॉयज़ आपके लिए सबसे ट्रस्टवर्दी इंसान भी हो सकता है और वही घर का भेदी लंका ढाई भी बन सकता है। कैसे कि अगर आपने एम्प्लॉय की कोई बात नहीं सुनी, या अगर आपके मतलब क्या होता है कि जो राइवलरी फर्म्स होती है ना, जो आपसे कंपटीशन कर रही होती हैं, वो क्या करती हैं कि आपकी कंपनी में कुछ लोगों को भेजती हैं एज एन एम्प्लॉय, कि वो आपके यहाँ पे काम करने वाले होते हैं, लेकिन वो आपके यहाँ पे काम करने के बहाने आपकी जितनी भी सीक्रेट होती हैं वो उनको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। इसलिए हमेशा जब भी अपॉइंटमेंट होता है या रिक्रूटमेंट होता है लोगों का, तो बहुत जांच पड़ताल की जाती है, आगे पीछे सब कुछ देखा जाता है, उनको पूरा बैकग्राउंड कुंडली वुंडली सब निकाल लेते हैं वो लोग। ठीक है, कि ये हमारी दुश्मन इंडस्ट्री वाले पार्टनर का तो नहीं है ना कोई बंदा। तो वो ह्यूमन कॉजेस की, जहाँ 2 लोगों की जलन की वजह से ही कोई नुकसान हो जाए, अगर किसी ने कोई कंपटीशन कर रहे हो और आपकी सक्सेस सीक्रेट आपका एम्प्लॉय आपकी राइवलरी फर्म को बता दे, तो फिर तो बहुत कुछ हो सकता है। एम्प्लॉयज़ लोग स्ट्राइक्स कर देते हैं, हड़ताल पे बैठ गए,
हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हमारी तो सैलरी बढ़ाओ, कुछ भी, अब रोने धोने लग गए, स्ट्राइक्स कर ली, तो फिर कितना नुकसान होता है, वो रिस्क हो जाती है वहाँ पे। इकोनॉमिक कॉजेज वो होते हैं जहाँ पर आपके मार्केट कंडीशंस की चेंज होने की वजह से आपको कोई रिस्क हो। जैसे कि हमारे फैशन में बहुत कुछ चेंज होता रहता है। पहले हम लोग पूरे कपड़े पहनते थे, अब आजकल अभी बीच में जब ट्रेंड आया था वो रैक्ड जीन्स पहनने का, मस्त कपड़ा वपड़ा लगा के पहनने का, कि एक कपड़ा लेकिन फिर बताएंगे कि हम 4 कपड़े पहन के आए हैं, इधर कुछ पहना हुआ, इधर कुछ, ये वाली स्लीव अलग है, ये वाली स्लीव अलग है। वो बहुत फैशन चला था ना बीच में अभी कि ये वाला पार्ट अलग, इतने वो टी शर्ट के इधर वाले पोर्शन पे रेड कलर है, इधर ब्लू कलर है, कितना मस्त भद्दा कॉम्बिनेशन। आई डोंट लाइक दैट। आपके मार्केट में चेंज इन टेस्ट हो जाए, फैशन में चेंज हो जाए, डिमांड में चेंज हो जाए, और अगर आपने अपने बिजनेस को चेंज नहीं करा उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू मार्केट, आपने अपने आप को चेंज नहीं करा, तो आपको ह्यूज लॉस सफ़र करना पड़ सकता है, बहुत बड़ा लॉस सफ़र करना पड़ सकता है गाइस, ठीक है। तो हमेशा अपने नज़रों को मार्केट की डिमांड पर, कि कस्टमर क्या चाहता है आपसे, क्वालिटी अगर नहीं हुई तो रिस्क है, अगर आपका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू डिमांड नहीं हुआ तो रिस्क है, फैशन के हिसाब से नहीं हुआ तो रिस्क है। खरीदते हो क्या 19वीं सदी की कोई चीज़ें, आज के 21वीं सदी की चीज़ों को ही लेना पसंद करते हो ना, खरीदते हो क्या? नोकिया को सबने नो कर दिया है ना, अब नोकिया फ़ोन चलता था पहले, वो मस्त नोकिया कीपैड, तो आजकल नोकिया को सबने नो किया है ना, हम सब ने नो किया है। अब आजकल हम आ गए हैं, आईफोन यूज़र्स हैं आजकल, वीवो, आईफोन, वन प्लस, MI, रेडमी, ये लोग आ गए हैं, पर बेचारे नोकिया को सबने नो किया है, तो ठीक है। फिर है फिजिकल कॉजेज़। अब फिजिकल कॉजेज़ होते हैं जहाँ पर आपकी असेट को डैमेज हो। असेट को डैमेज कब हो सकता है? जब आप उसको अपडेट ना करो, आप टेक्निकल इशू के कारण आपने अपने आप पे रिस्क लिए, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में लेकिन आपने उसको अपडेट ही नहीं करा, तो आपकी मशीन को कुछ लॉस हो जाए, आपके इक्विपमेंट्स पुराने हैं, ओल्ड टेक्निक्स हैं, तो उससे आपकी असेट को डैमेज हो सकता है। आपने रिपेयर नहीं करवाया है कुछ, आपने उसमें कुछ अपडेशन लग रहा था वो अपडेशन नहीं किया, तो उससे जो नुकसान होता है वो कहलाता है आपके लिए फिजिकल कॉजेस, ठीक है। बिजनेस ऑफ कॉजेस समझ में आए, नेचुरल जो हमारी प्रकृति के द्वारा हो जाए, साइक्लोन आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, वॉल्केनो फट जाए कभी, ऐसे, या आपातकालीन स्थिति को कि सिर्फ इमेजिनेशन में रखोगा, इस असलियत में नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन कॉजेज, जहाँ पर आपका एम्प्लॉय आपका सक्सेस सीक्रेट, सक्सेस मंत्र कहीं और ले जाके आपकी राइवलरी फर्म को बता दे, स्ट्राइक्स हो जाती हैं, वर्कर स्ट्राइक करते हैं कि हमारी वेजेस बढ़ाओ, हमारी सैलरी बढ़ाओ, तो तब आपको नुकसान होता है। इकोनॉमिक कॉजेज, चेंज इन फैशन, टेस्ट एंड डिमांड ऑफ मार्केट और कस्टमर, जिससे आप अगर अवेयर नहीं हो तो आपको बहुत लॉस सफ़र करने की ज़रूरत पड़ सकती है। फिजिकल कॉजेज़, जहाँ पर आपकी असेट अगर अपडेट नहीं करी है आपने, तो आपको वो लॉस सफ़र करना पड़ सकता है। फिर है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क कैसे, कि बिजनेस रिस्क के भी प्रकार हैं गाइस, देख लो रिस्क भी कैसे होती है। इंश्योरेबल रिस्क, वो रिस्क जिनको इंश्योर कर दिया जाए, वो इंश्योरेबल रिस्क। कितना इजी था, हाँ, मज़े नहीं आए। इंश्योरेबल रिस्क वो जो कि जिनका इंश्योरेंस हो सकता है, जैसे कि आप गुड्स को इंश्योर करवा सकते हो, मशीन को इंश्योरेंस पे ले सकते हो, आपकी फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवा सकते हो, ताकि अगर कोई सामान आपका चोरी से चला गया, चोर ले गया, आग लग गई, डैमेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में तोड़ फोड़ हो गई, तो वो काम आ सकता है। अब आती है हमारे पास में नॉन इंश्योरेबल रिस्क। ये वो रिस्क जो इंश्योरेबल नहीं है, जिनका कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। ये कैसी रिस्क हो सकती है कि अगर मार्केट में किसी और चीज़ की डिमांड है, मार्केट में किसी और चीज़ का फैशन चल रहा है, लेकिन आपने प्रोडक्शन ओल्ड फैशन पे चले गए हो, आपने प्रोडक्शन कुछ और ही कर दिया है, तो उस चीज़ को आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। इंश्योरेंस वाला भी बोलेगा ना कि भाई साहब मार्केट तो कुछ और ही मांग रहा है, तो फिर आपने क्यों नहीं दिमाग लगाया, क्यों नहीं अकल लगाई कि आप पहले वाले आप न्यू ट्रेंड के प्रोडक्ट को लॉन्च करते, आपने क्यों ओल्ड टेक्निक्स 19वीं सदी में चले गए। तो ये वो रिस्क होती हैं जो कि इकोनॉमिक और ह्यूमन कॉजेज से जो होने वाली होती हैं, ये वो रिस्क होती है जिसको आप इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हो। कि अगर आपके किसी एम्प्लॉय ने आपका सक्सेस मंत्र आपकी किसी राइवलरी फर्म को बता दिया, तो आप खत्म। तो अब है स्पेक्युलेटिव रिस्क, जहां पर आपको पता है कि या तो आपको लॉस होगा,
सॉरी, स्पेक्युलेटिव रिस्क मतलब यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी है, आपको ये ऐसा कंफ्यूजन है कि या तो लॉस हो सकता है या तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। ये जनरली जब होता है जब आपकी चेंज इन डिमांड, फैशन या कस्टमर के टेस्ट में चेंज हो जाए, तब जाके ये सारी चीज़ें होती हैं। प्योर रिस्क का मतलब होता है कि अगर ये इवेंट हुआ तो आपको लॉस भी हो सकता है, और अगर ये इवेंट नहीं हुआ तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। ये आपको पता है, जैसे स्ट्राइक हो गई तो लॉस हो जाएगा, लेकिन स्ट्राइक नहीं हुई तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आग लग गई तो लॉस हो जाएगा, आग नहीं लगी तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा कुछ छोटा सा पार्ट। हम इस चैप्टर को समापन यहीं टाटा बाय बाय थैंक यू बोलते हैं। कुछ भी समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, पर अगर नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। उसी के साथ साथ अब वक्त आ गया है आप लोगों को बाय बाय बोलने का। तो गाइज बने रहिए पढ़ ले 11th इंग्लिश कॉमर्स के साथ में, बहुत कुछ आने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत कुछ मस्त सा आने वाला है। तो उस मस्त से को एंजॉय करने के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, हिट द लाइक बटन टू नेवर मिस एन अपडेट, ठीक है। लाइन आगे पीछे होगी, एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। तो ठीक है, मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ में। तब तक अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो और एनर्जेटिक रहो। बस हम कुछ ही समय की बात है, फिर बहुत कुछ अच्छा अच्छा आने वाला है। आज आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसको पूरा पढ़ो, तीनों पार्ट्स को एक साथ देख लेना एक बार 2 पॉइंट पे, या आपको जैसा लगे, जैसा कन्वीनियंट लगे। आपको रिवीजन नोट्स दे दिए जाएंगे, रिवीजन नोट्स, हाँ ठीक है, आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, बन गए हैं, वो बिल्कुल आपको मिलेंगे। तो उनको अंडरलाइन करो। बुक नहीं आई है तो बुक की PDF डाउनलोड करो, उससे आप पढ़ सकते हो। और कुछ भी समझ नहीं आए तो प्लीज़ प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं हर कमेंट को कंक्लूड करने की बात है कि हाँ, कुछ कमेंट्स के बारे में चल रहा था, तो कुछ लोगों ने बोला कि आप एक शॉट में पढ़ाओ। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक शॉट में पढ़ा दूंगी ना तो ये बहुत मेसी हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस ईजी नहीं है। बिजनेस ईजी है लेकिन बिजनेस ईजी नहीं है। तो उसको ईजी करने के लिए आपको 3 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। और क्या ही जाता है भाई 3 पार्ट में पढ़ने के लिए, बहुत 3 लेक्चर हैं। स्कूल वालों ने इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 16-16 दिन लिए हैं, हर एक पेज को पढ़ के समझाते हैं। हम तो फिर भी बहुत जल्दी पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। तो एक साथ तो बिजनेस पॉसिबल नहीं है कि एक शॉट में हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है, एक दिन में पढ़ाऊंगी तो बोर भी हो जाओगे, बहुत मेसी हो जाएगा और सब खिचड़ी बन जाएगी कि अच्छा ये पढ़ा था। 3 पार्ट्स हैं आपके पास में, आप उन 3 पार्ट को पढ़ो। जो समझ नहीं आए, जिस पार्ट पे समझ नहीं आए, प्लीज़ मुझे बताइए। और फिर किसी ने बुक्स के बारे में भी लिखा था कि बुक्स कौन सी है, तो गाइस अभी मेरे पास है सिर्फ पूनम गांधी अवेलेबल है। आपके पास जो भी हो, जो बेस्ट हो, आपको जो लगता है उससे पढ़ो। किसी बुक से पढ़ोगे, पढ़ना तो है ही, अल्टीमेट ऑप्शन क्या है, हमको पढ़ना है तो पढ़ो, बस जिस बुक से मिले पढ़ो। मैं पूनम गांधी से पढ़ा पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास में सिर्फ पूनम गांधी अवेलेबल है अभी, इसलिए मैं इसी से पढ़ा सकती हूँ गाइस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो एंड लव यू पीपल। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।